लिबरलिज्म कोर वैल्यूज़ एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। लिबरलिज्म के क्या कोर वैल्यूज़ है और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है लिबरलिज्म का। लिबरलिज्म अरोज इन रेस्पॉन्स टू द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ मोनार्की, feudalism and religious dogma in pre-modern societies, emerging prominently during the Enlightenment in the 17th and 18th centuries. It emphasized individual freedom, equality and rational governance. लिबरलिज्म इमर्ज हुआ है जो रिजिड स्ट्रक्चर था मोनार्की का या फ्यूडलिज्म का या जो प्री मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजियस डोगमा था। मैंने जो मोनार्की थी या फ्यूडलिज्म था, मोनार्की में क्या होता था, उसमें किंग रूल करते थे, किंगशिप थी, उसमें ख़ानदानी राज होता था। मैंने पहले उसके फोर फादर्स ये रूल करते आ रहे, फिर उसका सन होता था, फिर उसका सन, ऐसे ही ये ख़ानदानी रूल करते थे। और फ्यूडलिज्म में था कि एक लैंड फ्यूडल लॉर्ड्स के पास होता था, फिर वही लैंड वो पीजेंट्स को कल्टीवेशन के लिए देते थे और पीजेंट्स उस पर मेहनत करते थे, लेकिन उसका मेजर जो उसका फ़ायदा होता था, जो लैंड के कल्टीवेशन के क्रॉप्स निकलते थे, वो पीजेंट्स को उतने नहीं मिल रहे थे। और जो रिलीजियस डोगमा था, मीन चर्च था, वही फेथ या वही रिलीजियस डिसाइड करता था एक इंडिविजुअल का। तो जो ये प्रॉब्लम थी प्री मॉडर्न सोसाइटी में, यही इसी की वजह से लिबरलिज्म का इमर्ज हुआ इन एनलाइटमेंट ईरा। एनलाइटमेंट ईरा हम कहते हैं 17th एंड 18th सेंचुरी को। लिबरलिज्म जोर देता है इंडिविजुअल फ्रीडम पर, इक्वालिटी पर एंड रेशनल गवर्नेंस पर। कोर वैल्यूज़ ऑफ लिबरलिज्म। अब हम देखेंगे डीपली कोर वैल्यूज़ ऑफ लिबरलिज्म क्या है। इंडिविजुअल्स फ्रीडम। The individual is the primary unit of society and their rights including life, liberty and property should be protected from external interference including from the state. जो पहला कोर वैल्यू है लिबरलिज्म का वो है इंडिविजुअल फ्रीडम। ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है वही प्राइमरी यूनिट है सोसाइटी का, यानी कि जो सोसाइटी बनी है वो इंडिविजुअल से ही बनी है। और जो इंडिविजुअल्स के राइट्स है, राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है या प्रॉपर्टी है, ये राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से। जो आउटसाइड बॉर्डर्स कोई कंट्री या दूसरा कोई स्टेट हमला करता है या वार करता है तो एक्सटर्नल बॉर्डर थ्रेट से ये राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए। और जो स्टेट खुद कभी कभी वायलेट करती है, बल्कि स्टेट को इन राइट्स को प्रोटेक्शन देनी चाहिए और खुद भी इन राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए। दूसरा है इक्वालिटी। एडवोकेट्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, ensuring that no one is discriminated against due to birth, religion, gender और social class। जो दूसरा कोर वैल्यू है लिबरलिज्म का वो है इक्वालिटी। ये कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक शहरी को मिलनी चाहिए। जो एक कंट्री का सिटीज़न होता है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो जॉब्स हो या चाहे वो रिसोर्सेज के बेस पर हो, चाहे वो कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, वो इक्वली होनी चाहिए हर एक सिटीज़न के लिए। किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए बर्थ के बेसिस पर या रिलीजियस के बेसिस पर या जेंडर के बेसिस पर या सोशल क्लास के बेसिस पर। मीन्स जो कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो या कोई भी रिलीजन हो, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजियस के बेस पर। या कोई भी जेंडर, चाहे मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो या कोई और भी जेंडर, जो आजकल बहुत सारे जेंडर्स हमें देखते हैं, चाहे कोई भी जेंडर हो, उसको डिस्क्रिमिनेशन उस बेस पर नहीं होनी चाहिए। या जो अलग अलग सोशल क्लास होते हैं सोसाइटी में, उसके बेस पर भी इंडिविजुअल को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम हिंदू सोसाइटी की बात करें या हिंदुज़म में बात करें, वहाँ पर होते हैं ब्राह्मण्स होते हैं या दलितस होते हैं, वैश्यास होते हैं, शूद्रास होते हैं। दलितस वहाँ पर बहुत ही लो कास्ट के माने जाते हैं और ब्राह्मण्स बहुत ही हाई कास्ट के लोग माने जाते हैं। ये कहते हैं कि जो ये सोशल क्लास है, जो ये समाज में बंटवारा है, ये इस क्लास के यानी कि जो अलग अलग क्लासेस है, इस क्लास के बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। थर्ड इज डेमोक्रेटिक गवर्नेंस।
empathizes democracy where the government is accountable to the people, often through elections, and power is derived from consent of the governed. जो थर्ड कोर प्रिंसिपल है लिबरलिज्म का वो है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ये तरजीह देते हैं, ये इम्पोर्टेंस देते हैं डेमोक्रेसी को। मीन्स जो लिबरल्स है वो चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, जहाँ पर गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो, जहाँ पर गवर्नमेंट को जवाब देना होता है अपने सिटीजन्स को, अपने लोगों को। ऑफन थ्रू इलेक्शंस, यानी कि जो इलेक्शंस होते हैं या वोटिंग होती है जिसके ज़रिए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, तो ये एक अकाउंटेबल फॉर्म है। यानी कि डेमोक्रेसी को ये अकाउंटेबल फॉर्म मानते हैं, जहाँ पर पावर लोगों के कंसेंट के हिसाब से डिराइव होता है। यानी कि जो पावर होता है वो लोग ही डिसाइड करते हैं थ्रू इलेक्शंस, थ्रू वोटिंग। फोर्थ, प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म believes that society can be improved through reason, education, and scientific advances, aiming for progressive social and economic reforms. जो लिबरलिस्ट्स है वो प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि चेंज। लिबरलिस्ट यकीन रखते हैं कि सोसाइटी में बेहतरी आएगी रीजन्स के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए एंड साइंटिफिक एडवांसेस के ज़रिए। मीन्स रीजन्स में ये कहते हैं कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान देना चाहिए, हमें लॉजिक्स पे ध्यान देना चाहिए और हमें रेशनलिटी पे ध्यान देना चाहिए। हमें डिसीजंस को दिमाग से लेना चाहिए, यानी कि हमें रीजन्स का यूज़ करना चाहिए। लिबरलिस्ट्स कहते हैं हमें एक इंडिविजुअल को एजुकेशन देनी चाहिए जिसकी वजह से उसको डेवलपमेंट होगी या उसकी प्रोग्रेस होगी। लिबरलिस्ट्स कहते हैं हमें साइंटिफिक एडवांसेस पर ज़्यादा काम करना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजीज और डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम करना चाहिए, जैसे कि एआई है या अदर साइंटिफिक रिसर्चेज है। इससे क्या होगा, इससे इंडिविजुअल की लाइफ में डेवलपमेंट होगा, इंडिविजुअल की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी और ह्यूमन फ्रीडम ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। लिबरलिस्ट्स का एम होता है प्रोग्रेसिव सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, यानी कि ये चाहते हैं जो भी चेंजेस सोसाइटी में आती है या इकोनॉमिक सेक्टर में आती है, ये चाहते हैं कि इस रिफॉर्म के साथ साथ, इन चेंजों के साथ साथ डेवलपमेंट भी आए, प्रॉस्पेरिटी आए और दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट आए। इसी को ये प्रोग्रेसिव चेंज या प्रोग्रेसिव रिफॉर्म कहते हैं। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ लिबरलिज्म। पहले भी हमने देखा कि लिबरलिज्म का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या था, वो हमने ब्रीफली देखा। अब हम यहाँ पर अच्छे से देखते हैं इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है। Liberalism is often seen as a reaction to the feudal and hierarchical structure of the pre-Enlightenment era. The Glorious Revolution of 1688 in England and the French Revolution of 1789 were key moments in the history of liberalism, promoting the idea of liberty, equality, and fraternity. Enlightenment thinkers like John Locke and Voltaire challenges the authority of monarchy and the church, calling for the protection of individual rights and freedoms. लिबरलिज्म को देखा जाता है अपोजिट रिएक्शन फ्यूडलिज्म एंड हायरार्की जो थी प्री एनलाइटमेंट ईरा में, उसी के रिएक्शन माना जाता है लिबरलिज्म को। यानी कि लिबरलिज्म इसी के अगेंस्ट इमर्ज हुई है फ्यूडलिज्म एंड हायरार्की स्ट्रक्चर ऑफ प्री मॉडर्न ईरा के वजह से। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था, उसमें फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वही सबसे ज़्यादा ओन करते थे लैंड को, यानी कि वो लार्ज पार्ट्स ऑफ लैंड ओन करते थे। फिर वो पीजेंट्स को देते थे कल्टीवेशन के लिए वो लैंड्स, और पीजेंट्स उस पर कल्टीवेशन करते थे। जो क्रॉप्स निकलती थी उसमें कुछ थोड़ा सा हिस्सा पीजेंट्स को दिया जाता था, लेकिन मेजरली जो पार्ट रहता था वो फ्यूडलिज्म के पास ही रहता था। यानी कि वो फ्यूडल लॉर्ड्स अपने पास वो क्रॉप ले जाते थे, और जो टैक्सेशन थी, टैक्सेशन भी उन्हीं पीजेंट्स को देना पड़ता था। फ्यूडलिज्म में जिनके पास लैंड्स थे वो टैक्सेशन नहीं देते थे, बल्कि पीजेंट्स ही टैक्सेशन देते थे। हायरार्किकल स्ट्रक्चर में सबसे पहले था मोनार्की, किंग या क्वीन वही सब कुछ कंट्रोल करती थी, चाहे मिलिट्री हो या टैक्सेशन हो या बाकी जो स्टेट अदर एक्टिविटीज़ या फंक्शंस होती थी वो भी वही कंट्रोल करती थी, किंग या क्वीन ही कंट्रोल करती थी। दूसरा था क्लर्जी यानी कि चर्च, वही एक इंडिविजुअल का फेथ या रिलीजन डिसाइड करते थे, और वो लार्ज पार्ट्स ऑफ लैंड ओन करते थे।
उनके पास सबसे ज़्यादा लैंड होता था। तीसरे नंबर पर थे नोबेलिटी, जो यही फ्यूडल लॉर्ड्स थे जिनके पास ज़मीन था, जिनके पास लैंड था। जो नोबेलिटी थी मीनस फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वो मिलिट्री सपोर्ट भी देते थे किंग को, और वो पीजेंट्स को कंट्रोल करते थे अपनी लैंड में कल्टीवेशन करने के लिए। फोर्थ नंबर पर थे मर्चेंट्स, या हम कह सकते हैं इमर्जिंग मिडिल क्लास। उनके पास क्या था, वो ट्रेड करते थे, उनके पास मार्केट का एक्सेस रहता था, या ट्रेड रूट जो होते थे उन पे उनका दबदबा रहता था। फिफ्थ थे पीजेंट्स या फार्मर, उनको काम दिया जाता था, चाहे मोनार्की हो, चर्च हो या फ्यूडल लॉर्ड्स हो। जो भी ये नोबेलिटी थे जो लार्ज पार्ट्स ऑफ लैंड ओन करते थे, जिनके पास लार्ज पार्ट्स ऑफ लैंड थे, वो इन्हीं लैंड्स में कल्टीवेशन करते थे, इन्हीं लैंड्स में काम करते थे। बदले में वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, यानी कि प्रोटेक्शन देते थे। जो पीजेंट्स थे उनकी लाइफ फिर भी उतनी अच्छी नहीं थी, बल्कि उनको ही टैक्सेशन देना पड़ता था। उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं थी, अपना लैंड नहीं था, फिर भी वो टैक्सेशन देते थे। और जो नोबेलिटीज थी वो टैक्सेशन नहीं दे रहे थे। जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, ये की मूवमेंट्स थी लिबरलिज्म के हिस्ट्री में। यानी कि जो ये दो रेवोल्यूशंस है, इन्होंने फ्यूल की तरह काम किया लिबरलिज्म को इमर्ज होने में। ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन की मदद से आइडिया प्रमोट हुए हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का, जो लिबरलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स भी है। लिबर्टी हम कहते हैं इंडिविजुअल्स फ्रीडम को, इक्वलिटी हम कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सब इंडिविजुअल्स को, और जो फ्रेटर्निटी है ब्रदरहुड या सॉलिडरिटी यानी भाईचारा हम कहते हैं। एनलाइटमेंट थिंकर्स जॉन लॉक या वोल्चर जो थे, वो चैलेंज करते थे अथॉरिटी ऑफ मोनार्की एंड चर्च को। यानी कि जो मोनार्की थी वो हेरिडिटरी थी, और उसमें सब कुछ बादशाह कंट्रोल करता था, बादशाह अपने हिसाब से रूल करता था। चर्च डिसाइड करता था रिलीजन या फेथ एक इंडिविजुअल का। इसी सिस्टम को चैलेंज करते थे एनलाइटमेंट थिंकर्स जॉन लॉक या वोल्चर। एनलाइटमेंट हम कहते हैं 17th एंड 18th सेंचुरी को, और ये कॉलिंग करते थे, यानी कि ये कहते थे कि प्रोटेक्शन होनी चाहिए इंडिविजुअल राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम की। अब हम देखते हैं की थिंकर्स एंड आइडियाज़। जो लिबरलिज्म के की थिंकर्स हैं, उनके आइडियाज़ और वो थिंकर्स क्या कौन कौन से हैं। जॉन लॉक 1632 1704। Locke is considered the father of classical liberalism. He argued that individuals have natural rights to life, liberty, and property, and that governments are created through a social contract to protect these rights. He also advocated for limited government. जॉन लॉक जो है, इसे कंसिडर किया जाता है, इसे माना जाता है फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। ये आर्ग्यू करते हैं कि जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को नेचुरल राइट्स होते हैं। नेचुरल राइट्स में हमें कहते हैं कि 3 राइट्स होते हैं। राइट टू लाइफ होता है, राइट टू लिबर्टी होता है, एंड राइट टू प्रॉपर्टी होता है। जॉन लॉक कहते हैं ये जो गवर्नमेंट है, ये एक क्रिएशन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। मीन्स की जो गवर्नमेंट बनी है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से बनी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये कहते हैं कि इंडिविजुअल्स के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पॉलिटिकल अरेंजमेंट के लिए। जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पॉलिटिकल अरेंजमेंट के लिए, ये सबकी अच्छाई के लिए हुआ है और सबके फ़ायदे के लिए हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल्स ने खुद किया है। तो ये क्या था कि जो ये गवर्नमेंट बनी है इस कॉन्ट्रैक्ट से, इस गवर्नमेंट का काम है कि जो ये राइट्स है, नेचुरल राइट्स गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने हैं। और ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का रोल है इंडिविजुअल की लाइफ में, वो लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट लिमिटेड होनी चाहिए। गवर्नमेंट को बस ये राइट्स प्रिवेंट करने हैं, ये राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं, बाकी गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट लिमिटेड होनी चाहिए। सेकंड वन इज़ J.S. Mill, John Stuart Mill, 1806 to 1873. Mill expanded liberal thought, particularly with his work on individual's liberty. In On Liberty, 1859, Mill argued that individuals should have the freedom to act as they wish, unless their actions harm others. J.S. Mill
एक्सपेंड करते हैं लिबर्टी थॉट को, यानी कि ये बढ़ावा देते हैं लिबर्टी थॉट को। J.S. मिल की बुक है ऑन लिबर्टी जो इसने दी है 1859 में। पर्टिकुलरली इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की इस बुक में। मिल आर्ग्यू करते हैं कि इंडिविजुअल को एक्शंस करे जो जैसे उसको अपनी लाइफ पसंद है वो अपनी लाइफ गुजारे, लेकिन ये कहते हैं कि उसके एक्शंस जो एक इंडिविजुअल के एक्शंस होते हैं वो दूसरे इंडिविजुअल को हार्म नहीं करने चाहिए। इमैनुअल कांट 1724-1804 Kant's influence on liberalism can be seen in his emphasis on moral autonomy. He argued that individuals must be free to determine their actions based on reasons and the moral laws. Kant also advocated for the idea of perpetual peace and believed that democratic states by their nature are less likely to engage in war. इमैनुअल कांट का इन्फ्लुएंस जो लिबरलिज्म पर रहा है वो मॉरल ऑटोनॉमी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। कांट कहते हैं कि ऐसा नहीं है सिर्फ ये हम कहेंगे कि एक इंडिविजुअल को फ्रीडम है, बल्कि ये कहता है कि वो इंडिविजुअल उस फ्रीडम को फील भी करना चाहिए। कांट कहते हैं एक इंडिविजुअल फ्री होना चाहिए अपने एक्शंस चूज करने में, यानी कि अपना काम चूज करने में, लेकिन जो इसके एक्शंस होंगे वो रीजनस एंड मॉरल लॉज पर बेस्ड हो गए, यानी कि वो यूज करेगा फैक्ट्स को यूज करेगा, अपने दिमाग को यूज करेगा, लॉजिक उसको यूज करेगा, कोई भी एक्शन करने में वो रीजनस का यूज करेगा। और मॉरल लॉज यानी कि एक इंडिविजुअल को अपनी जगह एक एहसास होना चाहिए, वो जो भी काम करेगा वो क्या ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है, वो एक एहसास होना चाहिए इंडिविजुअल को। कांट आइडिया देते हैं परपेचुअल पीस का, जिसमें ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स है या डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो कम ही एंगेज होती है वार में, और ये इसी परपेचुअल पीस में आइडिया देते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, रिपब्लिक गवर्नमेंट या फ्री ट्रेड का।